अस्सलाम वालेकुम। अब हम बायोलॉजिकल फैक्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्सोनाइजेशन है। ऑप्सोनाइजेशन जो है वो C3b करवाती है। हमने पढ़ा था कि जो है वो जब ऑप्सोनाइजेशन हो जाए तो बैक्टीरिया वायरसेस जो फैगोसाइटोसिस उनकी जो है वो बेटर हो जाती है। ठीक है, तो C3b एक्ट एज एन ऑप्सोनिन। देन कीमोटैक्सिस आ जाती है। C5a C5 6 7 का कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है और ये एक्ट एज अ कीमोटैक्टिन के तौर पे एक्ट करते हैं। देन एनाफाइलोटॉक्सिन में क्या आ जाते हैं, ए से एनाफाइलोटॉक्सिन बन रहा है और इसमें सारे C5a C4a C3a जो हैं ये आ जाएंगे। एनाफाइलोटॉक्सिन क्या करता है, डीग्रेनुलेशन मास सेल करता है, जिस वजह से मीडिएटर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं जैसे कि हिस्टामिन। देन वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ परमेबिलिटी कर देते हैं, मसल कंट्रैक्शन करवा देते हैं और जो है ब्रोंक्यूल्स की ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्शन, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता है। देन साइटोलाइसिस आ जाता है। साइटोलाइसिस में क्या है कि मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स कैसे बना था, C5b 6 7 8 9 का जो कम्बिनेशन था उसने मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाया था, जिसकी वजह से सेल लाइसिस हो गई थी। तो ग्राम नेगेटिव उसने कहा बैक्टीरिया स्पेशली नाइजेरिया स्पीशीज़ जो हैं वो ससेप्टेबल होती हैं मैक को। ठीक है, देन इन्हांसमेंट ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन है। इन्हांसमेंट ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि जो C3b है वो बी सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनना है। बी सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स एंटीबॉडी दो तरह से सिग्नल्स आते हैं बी सेल के पास, एक होता है सिग्नल 1 और एक होता है सिग्नल 2। ठीक है, तो जो C3b है वो बी सेल को सिग्नल 2 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देता है ताकि एंटीबॉडी जो है वो प्रोडक्शन हो जाए। तो इस तरह ये इन्हांसमेंट एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाते हैं। देन अब हम देखते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट के अगर क्या क्या फैक्टर अगर मिसिंग होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्या इनहेरिटेड या एक्वायर्ड डेफिशिएंसी कॉम्प्लीमेंट की होगी, जैसे कि C5 टू C8 जिस जो कि मिलके हमारे पास मैक कम्प्लेक्स बना रहे थे। तो इससे क्या होगा, मैंने बताया था कि मैक जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल नाइजेरिया के लिए होता है। तो इससे क्या होगा, नाइजेरिया बैक्टीरियमिया जो की ससेप्टिबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो गई। अगर इसके ये नहीं बनेगा तो नाइजेरिया के लिए जो है वो ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर डेफिशिएंसी C3 की होगी तो हमारे पास क्या होगा, रिस्पायरेटरी पायोजेनिक और जो है इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएंगी। इसी तरह C1 जो है हमने इनहिबिटर पढ़ा था, C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर, उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से एंजियोएडिमा हो जाता है। एंजियोडीमा क्यों हो जाता है, जो C1 एस्ट्रेज जब रिड्यूस हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा C1 की जो है वो एक्टिवेशन होगी। C1 क्या आगे वो C2 को एक्टिवेट करेगा, C4 को, C4 ने C5a, और इसकी वजह से जो है कम्प्लीमेंट सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से मास सेल की डिग्रेनुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, मास सेल मीडिएटर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होंगे और हमारे पास जो है वो लेरिंजियल स्पैज़म हो जाएगा और परमेबिलिटी कैपिलरी की ज़्यादा हो जाएगी, एडिमा डेवलप हो जाएगा, जिसको हम हेरिडिटी एंजियो एडिमा भी बोलते हैं। ठीक है, देन डेफिशिएंसी ऑफ द GPI क्या है, GPI ग्लाइकोसाइल फास्फोटाइडाइल इनोसिटोल है, जो कि एक्ट एज एंकर फॉर CD59 प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन में होती है। इसकी वजह से अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, पैरोक्सिस्मल नोक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। इसमें क्या होता है कि जो CD59 है वो जो मैक कम्प्लेक्स हमारे पास बनता है उससे प्रिवेंट कर रही होती है सेल मेम्ब्रेन को। तो अगर CD59 ही एब्सेंट होगी तो मैक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट होगा और जो सेल मेम्ब्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसकी डैमेज करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हीमोलिसिस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फिर हमारे पास हीमोग्लोबिन यूरिया होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया रिलीज़ होगा। और नोक्टर्नल का मतलब है कि नाइट मतलब नाइट ज़्यादा होती है हीमोलिसिस, और हीमोग्लोबिन यूरिया के यूरिन में फिर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन के लेवल ज़्यादा होंगे। इसी तरह ट्रांसफ्यूजन जो मिसमैचेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन होती है उसमें अगर रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन हो गया, हमने पढ़ा था टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो कम्प्लेक्स बनता है, देन कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है और जो हमने पढ़ा था कि मैक बन जाता है और देन जो मैक है वो रेड सेल हिमोलिसिस करवा देता है। देन इम्यून कम्प्लेक्सेस जो हैं फॉर्म बाय एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ कैन बाइंड कॉम्प्लीमेंट, एंड ये टाइप 3 की बात कर रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट लेवल्स आर लो इन इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज़। ठीक है, इसमें उसने कहा कि इम्यून कम्प्लेक्सेस फॉर्म हो जाते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो बनते हैं, इम्यून कम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, देन कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन होती है
और ये फ्रीली जो हैं इम्यून कम्प्लेक्स फ्री होते हैं और ये देन जाके टिश्यूज़ में डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि हमने टाइप 3 में पढ़ा था। फिर वो टिश्यूज़ में जाके जो है वो एंजाइम रिलीज़ करते हैं और टिश्यू डैमेज करते हैं, ठीक है। देन आगे उसने कहा है कि पेशेंट विद स्वेयर लिवर डिजीज़, उनमें क्या होता है कि उनके जो लिवर फंक्शन है उसका जो सिग्निफिकेंट फंक्शन जो है वो लॉस्ट हुआ होता है। क्या लिवर जो है वो सिंथेसाइज़ नहीं कर पाता कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं वो सफिशिएंट, जिसकी वजह से वो बहुत सी इन्फेक्शन पायोजेनिक बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से जो है वो ससेप्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। थैंक यू।